यूसुफ सर, आपसे शुरू करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है। हम संविधान की बातचीत करते हैं, हम मर्यादा भी रखते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन को उसका राइट अगर है अधिकारियों की नियुक्ति तो हम पालन नहीं करने देंगे। नहीं, ये जिद ठान लेना कि हम पालन नहीं करने देंगे तो ये गलत जिद है। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या है, पिछले कुछ चुनाव से हम ऐसा देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो निष्पक्षता है वो दांव पर लगी हुई है। उसके कई उदाहरण सामने आए हैं। कई विपक्षी पार्टियों की शिकायतों पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं करता है। जो सत्ताधारी पार्टी, खासकर केंद्र की जो सत्ता पार्टी बीजेपी, उसकी शिकायत पर तुरंत एक्शन लेता है, बाकी दूसरी शिकायतों पर वो एक्शन नहीं लेता है। तो निष्पक्षता दांव पर चुनाव आयोग की है, तो इसलिए अधिकारियों की नियुक्तियों पर सवाल उठते हैं। और इसीलिए फिर सरकार, अब जैसे पश्चिम बंगाल के मामले में अगर हम बात करें तो चुनाव के ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो नियुक्तियां की उन पर गंभीर सवाल उठे हैं। तो इसीलिए राज्य सरकार भी उसके कह सकते हैं कि डायरेक्ट हेड ऑन कर रही है। लेकिन मुझे ये लगता है पत्रकार होने के नाते कि ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। सर, एक पत्रकार होने के नाते आपने कहा, तो आप बताइए एक पत्रकार होने के नाते कि टीएमसी ने जो स्टैंड लिया कोलकाता हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में, वो सही स्टैंड था? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये जिद ठान लेना कि भाई हम चुनाव आयोग को नियुक्ति नहीं करने देंगे, ये गलत सही था या गलत था? वो गलत स्टैंड, गलत था ना सर। लेकिन चुनाव तो आयोग, फिर कहां से चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों के घेरे में? चुनाव आयोग की निष्पक्षता तो सवालों के घेरे में है। कैसे सर? विपक्ष ने, आप ये मान रहे हैं कि टीएमसी ने गलत किया? जब विपक्षी दलों ने ईवीएम पे सवाल उठाए और टाइम मिलने का टाइम मांगा, 10 महीने तक इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस और दूसरे विपक्ष, सर इलेक्शन कमीशन ने हैकॉथन कर दिया, एक दल नहीं पहुंचा। बताइए ना कौन पहुंचा कि ले आओ ईवीएम हम हैक करके दिखा देंगे। कितने लोग पहुंचे थे सर? राकेश भाई, किसी दल ने ये दावा नहीं किया कि साहब हम हैक करके दिखाएंगे। तो फिर कहां का ईवीएम पर सवाल सर? जो सवाल उठ रहे हैं, जिसपे सवाल उसको तो सर सवाल को साबित करेंगे ना सर। आपने कहा ईवीएम हैक हो सकता है, तो ईवीएम को हैक करके दिखाएंगे ना। कहा चुनाव आयोग ने कहा आप हैक करके दिखाइए। ये कहीं नहीं रहा कि हम हैक कर सकते हैं उसे। हाँ, तो फिर क्या हो सकता है? वो तो चुनाव आयोग के सामने जो शिकायत है, उनका शिकायतों का निवारण करना उसकी जिम्मेदारी है। कौन सी शिकायत जिसका निवारण नहीं हुआ बनेगी और तभी चुनाव निष्पक्ष, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। कौन सी शिकायत जिसका निवारण नहीं चाहिए? कौन सी शिकायत जिसका निवारण? सारी शिकायतें हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद कई हजार लोगों ने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया कि हमें वोट नहीं डालने दिए गए। इस बार नहीं, ईवीएम को लेकर कौन सी शिकायत जो दूर नहीं की गई? नहीं, बहुत सारी शिकायतें हैं। जैसे सर एक दो बताइए। अब फिलहाल तो वो मुद्दा नहीं है, फिलहाल तो रिपोलिंग सर बता दीजिए ना। आपने कहा ईवीएम को लेकर शिकायत, मैंने तो कहा नहीं। आप बता दीजिए, मैं उस पर राजनीतिक दल ने ये दावा नहीं किया कि हम ईवीएम को हैक करके दिखाएंगे। सबने कहा कि ईवीएम हैक हो सकता है सर। यहाँ तो डेमो भी दिखा दिया कुछ पार्टियों ने। कुछ पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर चुनाव आयोग ने उस पर अपनी सफाई क्या दी, अपनी तस्वीर साफ नहीं की ना उसने। चुनाव आयोग ने नहीं साफ की। अब कैसे साफ होता है अवधेश जी? मैं अलबत्ता ये पूछा, यूसुफ सर ये भी मान रहे हैं कि टीएमसी ने गलत किया, आप फिर उस पर यह भी कह रहे हैं कि नहीं भाई चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं है, उसकी निष्पक्षता सवालों के घेरे में है। ये कैसे दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं? नहीं, इस देश में दोनों बातें एक साथ होती है। जब विपक्ष चुनाव जीतता है तब भी चुनाव आयोग पर आरोप लगता है, जब विपक्ष हारता है तब भी आरोप लगाता है। ये तो आपको 2018 के बाद से ही अभियान चलना शुरू हो गया चुनाव आयोग के विरुद्ध। इस देश के बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट, पत्रकारों का एक बार पॉलिटिकल पार्टी, भारत तो छोड़िए, लंदन में, न्यूयॉर्क में, कनाडा में चुनाव आयोग के विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ईवीएम दिखा रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है। ईवीएम पर 41 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई हैं। यूसुफ जी को ध्यान रखना, 41 और सुप्रीम कोर्ट ने अंत में कहा कि अब हम इस पर याचिका नहीं स्वीकार करेंगे। और पता नहीं कितनी याचिकाएं हाई कोर्ट में गई हैं। और आपको एसआईआर की याचिकाएं सब चली गई हैं। और ये जो अभी केस हुआ है, जो परसों रात को हंगामा हुआ है, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है वहां के कि हमको जो बैलेट पेपर की छटनी करनी थी, जो पोस्टल बैलेट पेपर है, पार्टियों को सूचना दी गई इतने बजे उपस्थित होना है। हमारे रिटर्निंग अफसर वहां खड़े रहे, जब देर तक कोई नहीं आया तो साइन करके उसकी सेग्रीगेशन शुरू कर दी गई। उसके बाद हंगामा करना। ममता बनर्जी जी तो ये कह रही है कि पहले हमको पता था कि हमारा नेताजी सुभाष स्टेडियम में भवानीपुर का है, बाद में कहा कि दूसरी जगह जा रही है। अब फिर मुझे पता चल रहा है कि नहीं, हमारा वही मतगणना केंद्र होगा। अब आप बताइए, नहीं आप बताइए, वो मुख्यमंत्री हैं, क्या बगैर कैंडिडेट के सूचना के कोई मतगणना केंद्र चेंज हो सकता है? और उसके लिए वो 4 घंटे तक वहां खड़ी रही है चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए। ठीक, तो ये जो समस्या हमारे देश की है, कोई मान के चल रहा है कि हम हार ही नहीं सकते हैं। हार जाएंगे तो चुनाव आयोग हरा देगा। यस,
नहीं नहीं, ठीक बात है। और सोफिया हमारे साथ जुड़ी हुई है, टीएमसी का पक्ष रखेंगी। सोफिया, मुझे एक बात बताइए कि एक तो ये सेंट्रल ऑब्जर्वर से इतना डर क्यों लग रहा है भाई? आप तो तैनात भी हो गए सेंट्रल ऑब्जर्वर, डर लगता रहे, क्या फर्क पड़ता है? दूसरी बात ये है, आज रिपोलिंग हुई है और उसी फाल्टा में जो जहांगीर खान का इलाका है उसमें वोटर्स ने यह कहा है कि हिंदुओं को टारगेट किया गया है। यह हमारे कैमरे पर बाइट्स हैं। क्या वह सोफिया से फिर संपर्क कट गया? सोफिया को एक बार दोबारा कनेक्ट उन्हें करिए। लेकिन राधिका, उसी फाल्टा में जहां पर आईपीएस अजय पाल शर्मा को लेकर बवाल हुआ, वहां पर आज वोटर्स ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट किया गया है, बवाल हुआ है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी राकेश जी, सारी दिक्कत ये है ना, टीएमसी का अब जो फुल फॉर्म हो गया है वो है टोटल मुस्लिम कांग्रेस। वो सिर्फ वोटर ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। ममता बनर्जी सिर्फ एक वर्ग को देखती है वो। और अब यहाँ पे पिक्चर ऑन द वॉल, राइटिंग ऑन द वॉल बिल्कुल साफ है कि ममता जाएंगी और समता आएगी। समता यानी सबके लिए समानता, हर वर्ग के लिए, किसी एक रिलीजन के लिए, किसी एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए सिर्फ सब कुछ नहीं किया जाएगा। समानता से वेस्ट बंगाल बढ़ेगा और यही वहां का हर नागरिक, चाहे महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, वो चाहता है। और जो हम देखने को सब कुछ मिल रहा है वो बहुत सामने है, जिस तरीके से फड़फड़ा रही है ममता बनर्जी। आप मुझे बताइए, इतने साल का आपका लंबा जर्नलिस्ट का करियर है, क्या आपने ममता बनर्जी को कभी इस तरह पूरे भूत सुबह सुबह उठ के जाते हुए देखा है? मंदिर जा रही हैं वो, वहां पे उनकी सयानी घोष जो कहती थी दिल में काबा, वो फिर हनुमान चालीसा पढ़ने पे आ गई। डर आप देख रहे हैं। हम बचपन में हमें हनुमान चालीसा सिखाई जाती थी ना, जब हम हिंदुओं में, आपने भी राकेश जी सबसे पहली चीज जो सीखी होगी वो हनुमान चालीसा ही सीखी होगी। जब हमें बचपन में डर लगता था, माँ बाप हमें सबसे पहले हनुमान चालीसा सिखाते थे। जैसे ही हार का डर आया वैसे ही सयोनी घोष ने दिल में काबा से हनुमान चालीसा पढ़नी। राधिका जी, आरोप तो आप लोगों पर भी लगता है ना मैडम, कि आप लोग भी ध्रुवीकरण करते हैं अपने हिसाब से। टीएमसी आरोप लगाती है, समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है, क्या ध्रुवीकरण किया, क्या सियासत करते हैं अपने हिसाब से। राकेश जी, क्या मुसलमान महिलाओं को ट्रिपल तलाक से छुटकारा दिलवा के उनका हक दिलवाना ध्रुवीकरण है? क्या हर घर नल का मुसलमान के घर भी पहुंचना ध्रुवीकरण है? क्या पीएम आवास योजना के तहत मालिकाना हक महिला को, वो भी मुसलमान महिला को मिलना, क्या ध्रुवीकरण है? क्या हर घर में टॉयलेट हो? ये तो हमने कभी नहीं पूछा कि मुसलमान महिला को मिल रहा है कि हिंदू महिला को मिल रहा है, क्या वो ध्रुवीकरण है? प्रधानमंत्री जी ने तो हर सबका सम्मान, सबका विकास की बात करी और वही हम करते आ रहे हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी से ये पूछ के ये नहीं दिया कि आपको टॉयलेट, पानी, सड़क, कोई भी स्कीम का फायदा आपका धर्म पूछ के दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो साफ साफ हो रहा है ना, हिंदुओं को पलायन करने पे ममता सरकार ने मजबूर किया। हिंदू बेटियों का जब रेप होता है तो वो रेप मैं इस पर आऊंगा। मुझे